हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैट जी। लास्ट क्लास में हम लोग गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हुए लाइन चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए सीख चुके थे। लाइन चार्ज के बारे में जब बात कर रहे थे तो उसी वक्त फिर उसके तुरंत बाद एक हॉलो सिलेंडर के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सीखे थे। सॉलिड सिलेंडर का जो भी रहेगा वो सब कुछ आप क्वेश्चंस के फॉर्म में कर रहे होंगे और बुकलेट में और एचसीवी बुक में भी आपको उस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कि सॉलिड सिलेंडर होगा और अंदर में पूरी तरह से चार्ज भरा हुआ रहेगा। फिलहाल अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक लार्ज शीट ऑफ चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। मैं आपको लास्ट क्लास में ये भी बोल दिया था कि आप खुद से एक बार अच्छे से मुझसे बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके आप खुद से शीट के वजह से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सीखे हुए रहिए। तो फिर भी अभी मैं बता रहा हूं, शायद 5th पॉइंट है, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट। तो यूनिफॉर्मली चार्ज शीट का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कुछ तो डायग्राम है, 3 डायमेंशंस में समझ रहे हैं हम लोग। ऐसे करके कोई तो एक लार्ज शीट ऑफ चार्ज है जो कि पूरी तरह से ऐसे देखो चार्ज्ड है, पूरे में चार्ज फैला हुआ है पूरे एरिया में। और यहां पर साइड में फिर लिखा हुआ है कि सिग्मा रिप्रेजेंट कर रहा होगा चार्ज पर यूनिट एरिया। इसका मतलब इसको अक्सर चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कहा जाता है। ये जो भी रहा होगा यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज शीट, उसका कुछ ना कुछ थिकनेस जरूर रहा होगा। ये अपने आप में समझने वाली बात है कि ये थोड़ा सा तो थिक रहा होगा और पूरे थिकनेस में ये फैला हुआ चार्ज है यूनिफॉर्म तरीके से। चार्ज पर यूनिट एरिया अगर सिग्मा दिया हुआ है तो इसके बाद फिर इसके वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं कि अलग अलग जगहों पर कितना हुआ होगा, फॉर एग्जांपल माना कि जो शीट ऑफ चार्ज है वो शीट ऑफ चार्ज खुद ये है। तो अगर इस शीट ऑफ चार्ज के वजह से पता करना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ठीक सामने में यहां पर है ना, यहां पर इससे दूर की तरफ होना चाहिए। ठीक, अच्छा, आप ये मानेंगे कि ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है ये काफी दूर तक फैला हुआ है, ऊपर नीचे डायगोनली हर डायरेक्शन में देखे जाने पर काफी दूर तक ये फैला हुआ। अगर ये सिचुएशन रहेगा तो इस सरफेस से थोड़े से डिस्टेंस पर जाके अगर हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस और इस डायरेक्शन में होना चाहिए। सिमेट्री से कह सकते हैं कि चूंकि आप किसी भी डायरेक्शन को प्रेफरेंस नहीं दे सकते, डायरेक्टली अवे फ्रॉम द चार्ज ही होना चाहिए। यहां पर अभी हम लोग कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सिमेट्री के आधार पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए। तो यही बात मैं यहां पर बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे करके होना चाहिए। ये बताने के लिए क्या हम लोग गॉस लॉ का यूज कर रहे हैं या फिर कुलॉम्स लॉ का यूज कर रहे हैं? नहीं, हम लोग मात्र सिमेट्री से ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये ऐसे करके टर्न नहीं ले सकता, क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगा क्यों? ऊपर में जितना चार्ज है, इस पॉइंट से ऊपर में जितना चार्ज है उतना ही नीचे में चार्ज है, जितना लेफ्ट साइड में चार्ज है उतना ही राइट साइड में भी चार्ज मौजूद है। तो इस कारण से यहाँ पर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पास एक ही ऑप्शन है कि चार्ज से दूर की तरफ जाए और परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ निकले। और अच्छे से समझो, मानो ये डायग्राम यहाँ पर नहीं है और ये जो पूरा बोर्ड बना हुआ है, ये बोर्ड ही वो यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज शीट ऑफ चार्ज है। तो ऐसे केस में इस बोर्ड से थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पर हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा। ठीक, ये डायग्राम यहाँ पर नहीं है। अब मैं बोर्ड को ही मान लिया कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लार्ज शीट ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज शीट है अगर ये, तो इससे बाहर में देख रहे होंगे यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायरेक्टली आउटवर्ड्स होगा
और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन न तो लेफ्ट, न तो राइट, न तो ऊपर, न तो नीचे, किसी भी तरफ उसका बेंड करना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सिमेट्री के आधार पर बता रहा हूं, ठीक। इसके बाद फिर हम लोग हमेशा लिखा करते हैं यूजिंग सिमेट्री। सिमेट्री का यूज करके सबसे पहली बात तो ये लिख दो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात है फिर कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहे तुम यहां पर देखो, चाहे तुम यहां पर देखो, चाहे तुम यहां पर देखो, ये सभी पॉइंट्स एक जैसे पॉइंट्स हैं, क्योंकि उनके लेफ्ट साइड भी इनफाइनाइट दूरी तक चार्ज फैला हुआ है, राइट साइड में भी इनफाइनाइट दूरी तक चार्ज उसी तरह से फैला हुआ है। तो इस कारण से यह भी कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये रहेगा कांस्टेंट at a particular distance from the sheet। फिर से समझो इस लास्ट बात को। मैं ये कह रहा हूं कि मान लिया जाए कि इस तरह से ये जो बोर्ड है यही वो यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, अगर तो इस बोर्ड से डेफिनेट डिस्टेंस पर सपोज देखने में लग रहा है लगभग 10 सेंटीमीटर है, यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर टुवर्ड्स यू, तुम्हारे तरफ होगा। यहां पर भी देखोगे तो ऐसे करके परपेंडिकुलरली अवे फ्रॉम द बोर्ड, यहां पर भी देखोगे तो परपेंडिकुलरली अवे फ्रॉम द बोर्ड। पहली बात। दूसरी बात फिर ये लिखा हुआ है कि अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर देख रहे हो इधर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होगा और 10 सेंटीमीटर की ही दूरी पर यहां से भी अगर देखेंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही होना चाहिए, चाहे यहां देखिए चाहे यहां देखिए। हाँ, ऐसा शायद हो सकता है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कम हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ज्यादा हो जाए, लेकिन 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ सिमेट्री से कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पॉइंट के मुकाबले देखो अगर तुम, तो ऊपर भी इनफाइनाइट डिस्टेंस, नीचे भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फैला हुआ चार्ज, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फैला हुआ चार्ज। इस पॉइंट के मुकाबले देखो तो ये भी उसी हालत में है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ चार्ज दूर दूर तक फैला हुआ है। तो दोनों के लिए जब सिमिलर सिचुएशंस हैं तो कोई कारण नहीं है जिससे मैं कह सकूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा या कम होगा। आई होप आप समझ पाए इन दो बातों को। इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स का यूज हम लोग पुराने डेरिवेशंस में भी लगातार करते रहे हैं। इसके बाद फिर आता है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस किस तरह का देखो कंसिडर करूंगा, लास्ट क्लास में बता चुका हूं इस बारे में। गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह का है, देखिए कि यहां से ऐसे करके एक सिलेंड्रिकल सरफेस है जो बाहर निकल रहा है। ये सिलेंड्रिकल सरफेस ऐसे बाहर निकल रहा है और यही हम लोगों के लिए गॉसियन सरफेस है। यह सिलेंड्रिकल सरफेस इसी शीट के दूसरे साइड में भी उतने ही डिस्टेंस तक मौजूद है, ठीक। ऐसे करके एक सिलेंडर, ऐसे करके दूसरा सिलेंडर, और बीच में ऐसे करके चार्ज पूरे शीट पर फैला हुआ। चार्ज पर यूनिट एरिया उधर लिखा हुआ है सिग्मा। आई होप आप गॉसियन सरफेस को समझ पा रहे हैं कि क्या है। अच्छा, दूसरी बात, सिलेंडर का एक एंड इस साइड में x डिस्टेंस तक फैला हुआ है, तो दूसरा वाला जो एंड है जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो भी x डिस्टेंस तक ही है, और ये एक ही सिलेंडर है पूरा। ये जो सिलेंडर है ये क्या इस शीट को तोड़ देगा और उसके अंदर से होके गुजरेगा? इसका कोई जरूरत नहीं है। ये एक गॉसियन सरफेस है और गॉसियन सरफेस एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन मात्र होता है। ये हम लोगों का इमेजिनरी सरफेस है, यही है गॉसियन सरफेस, और ये एक इमेजिनरी सरफेस है। ये सच में यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तरह एग्जिस्ट नहीं करता। हम लोग मात्र इस पर एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने वाले हैं इस सरफेस एस पर। तो वही इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन उससे भी पहले ये देख लो कि ये क्लोज्ड है। गॉसियन सरफेस को क्लोज्ड होना जरूरी है। दूसरे साइड में भी यहां पर ये क्लोज्ड मिलेगा आपको, ठीक।
अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन सभी कर्व्ड सरफेसेस के टेंजेंशियल होके जा रही हैं। कहां है कर्व्ड सरफेस? तो ये है सिलेंडर ऐसे करके, ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर का यही तो है कर्व्ड सरफेस, और ये है फ्लैट सरफेस, ये भी है फ्लैट सरफेस। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है इसी के पैरेलली ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे करके निकलते हुए जा रही हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं इस बात को। थोड़ा सा डायग्राम को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, लेकिन कंफ्यूजन बढ़ने मत दे देना। ये रहा वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट, ठीक। कहने का मतलब इस जगह से देख रहे हैं, देखो इस जगह से अगर देख रहे होगे, इस साइड से अगर तुम फेस करते हुए देख रहे होगे, तो तुमको ये शीट पूरा सिर्फ एक लाइन के तरह नजर आएगा, और यही है वो लाइन, साइड व्यू है ये बिल्कुल। और जो सिलेंडर है वो आपको एक रेक्टेंगल के तरह नजर आएगा, दोनों साइड में बराबर दूरी तक फैला हुआ। ठीक, ऐसे करके ये सिलेंडर नजर आ रहा है हमें। मैं ये बोल रहा था शुरुआत में कि ये डिस्टेंस भी x है, साथ ही ये वाला डिस्टेंस भी x है, मान लिया गया। इसके अलावा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो की है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्री के आधार पर हम लोग ऑलरेडी कहे हुए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सेंस में और इस साइड में भी पॉजिटिव चार्ज है तो दूर के ही तरफ इस सेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है अलग अलग जगहों पर। ठीक, आई होप ये क्लियर है सिचुएशन आपको। डायग्राम कैसा है, 2 डायमेंशन में डायग्राम को समझना इम्पॉसिबल है। अब हम लोग गॉसियन सरफेसेस को आई होप आप मेंशन कर दिए होंगे। इसके बाद हम लोग लिखने जा रहे हैं यूजिंग गॉस लॉ। एक छोटी सी बात, ये वाले एरिया को नाम दे दिया जा रहा है ए। एरिया को तुम रेडियस r मान के इस एरिया को पाई r स्क्वायर भी कह सकते थे। तो इस एरिया को नाम दे दिया जाएगा अगर a, तो फिर गॉस लॉ लिखते हैं। चलो, तो गॉस लॉ के मुताबिक सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds मस्ट बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड। इस सिलेंडर के अंदर में चार्ज कितना घेरा हुआ है, तो इतना ही सा चार्ज तो घेरा हुआ है यहां पर बस। और याद रखो ये लाइन नहीं है, ये सर्कल के जैसा यहां पर एनक्लोज्ड रहेगा एक सरफेस का एक पोर्शन, जिसका कि एरिया उतना ही होगा जितना कि सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ठीक, और चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा लिखा हुआ था, तो इसका मतलब ये बना सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। परफेक्ट, ये आ गया हमारे पास। ठीक, अच्छा इसके एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं और देखना इस बार ध्यान से। ये जो सरफेस था ना, ये सरफेस फ्लैट सरफेस है और इस सरफेस को मैं नाम दे दिया सरफेस नंबर 1। जो दूसरे साइड में यहां पर मौजूद सरफेस है ये भी दूसरा एक फ्लैट सरफेस है, ये भी उसी सिलेंडर का गॉसियन सरफेस का पार्ट है। इस सरफेस का नाम रखा मैं सरफेस नंबर 2। और जो कर्व्ड सरफेस है ना यहां पर ऐसे, ये कर्व्ड सरफेस है, इस वाले सरफेस का नाम रख रहा हूं मैं सरफेस नंबर 3। और यहां पर आपको एकदम क्लियरली सरफेस नंबर 3 ही नजर आ रहा है। अब इसके बाद आपको यह समझना होगा कि ये इंटीग्रेशन जो कि लिखा हुआ है ये दरअसल 1, 2 और 3 तीनों सरफेसेस पर इंटीग्रेशन किए जाने के बाद का सम लिखा हुआ था। तो इसको मैं अलग अलग कर सकता हूं, सरफेस नंबर 1 पर रहेगा, फिर यही वाला इंटीग्रेशन सरफेस नंबर 2 पर भी रहेगा, फिर यही वाला इंटीग्रेशन सरफेस नंबर 3 पर भी रहेगा। मतलब 3 पार्ट्स में इसी इक्वेशन को, इसी टर्म को लिखा जा सकता है। फर्स्ट इंटीग्रेशन ओवर सरफेस नंबर 1, देन ओवर 2, देन ओवर 3। और इन 3 टर्म्स में से आप समझ सकते हैं खुद से कि इन 3 टर्म्स में से कौन सा वाला टर्म 0 होगा। तो क्या 1 और 2 से टोटल फ्लक्स 0 होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वाला जो फेस है ना यहां पर, इसका ds वेक्टर आउटवर्ड्स होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इसी तरफ होगा। ठीक,
मानो कि मेरा हाथ जो कि है वही है सिलेंडर, अगर तो सिलेंडर का ये कहलाएगा कर्व्ड सरफेस, पूरा ये कहलाएगा कर्व्ड सरफेस। और यहां पर ds इस तरफ स्केच पेन के डायरेक्शन में, ds यहां पर इस तरफ, ds यहां पर इस तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो आप इस कर्व्ड सरफेस पर किसी भी जगह पर देखिए, आप खुद से कोई एक मॉडल बना के भी सोच सकते हो, आसान है ये समझना अब, कि इस कर्व्ड सरफेस के लिए ds सरफेस अगर ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक, और हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के डायरेक्शन में, और ds सरफेस अगर देखोगे यहां पर आउटवर्ड्स, तो E और ds के बीच का बनने वाला एंगल इस कर्व्ड सरफेस के किसी भी ds के लिए 0 ही है। तो इस कारण से ये थर्ड वाला टर्म जो कि है ये बन जाएगा 0। इसके 0 होने का कारण आपके नोटबुक में एकदम प्रॉपरली डिटेल में लिखा हुआ होना चाहिए कि कर्व्ड सरफेस पर किसी भी जगह पर ds अगर कंसिडर कर लिया जाए, इफ वी कंसिडर एनीवेयर ds on the curved part of the Gaussian surface, then electric field is perpendicular to that ds। ds के परपेंडिकुलर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस पर देखे जाने पर। तो ये वाला टर्म को 0 कर दिए। ये वाला टर्म यहां से हट अगर जाएगा तो अब करना है यही वाला इंटीग्रेशन सरफेस नंबर 1 पर, सरफेस नंबर 2 पर, ठीक। इन दोनों सरफेसेस पर किए जाने पर अब क्या आएगा रिजल्ट? चलो मान लेते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सपोज E0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड x डिस्टेंस के बाद इधर देख रहे हैं हम लोग, मान लिया गया कि E0 है। तो ठीक उतने ही दूरी पर पीछे साइड में देख रहे होंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E0 ही तो आएगा, क्योंकि डायरेक्शन में भी कोई खास बात नहीं है। लेफ्ट साइड में क्यों ज्यादा रहेगा राइट साइड के कंपैरिजन में, सेम डिस्टेंस पर अगर देख रहे हैं तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E0 का ही रहेगा। अच्छा देखना, तो यहां पर फ्लक्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और ds भी इसी तरफ है, तो इस कारण से E डॉट ds करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन यहां पर अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और ds दोबारा से इस तरफ ही है, स्टिल यहां पर भी देखे जाने पर डॉट प्रोडक्ट लेने पर पॉजिटिव ही आएगा। तो अब मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बाहर लिया जा सकता था cos 0 डिग्री, वो सब एक्सप्लेन्ड है ऑलरेडी। तो E मल्टीप्लाइड बाई A, वो भी दो बार, फर्स्ट वाले सरफेस के लिए अलग, सेकेंड वाले सरफेस के लिए अलग। A गॉट कैंसल्ड, फाइनली वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट हमारे पास, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत जबरदस्त बात यह है सीखने के लिए कि लार्ज शीट ऑफ चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के लगातार बढ़ने के बावजूद चेंज नहीं करता, ठीक। ये जो x माना गया था ना, इस x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है आंसर। इसका मतलब x पर देखो चाहे 2x पर देखो चाहे 10x पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रहेगा कांस्टेंट। और यही बेस्ट तरीका होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का। एकदम आइडियल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना इस तरीके से भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनफाइनाइट साइज का कभी तुमको यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा ही नहीं। मैं बोर्ड को बोल रहा था, मान लो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, लेकिन ये इनफाइनाइट साइज का है कहां पर? अगर ये इनफाइनाइट साइज का होगा तो x डिस्टेंस के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड x के इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यही हमें सीखने को मिला। तो टोटल अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं? एक चार्ज के वजह से होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके। नेक्स्ट था फिर दो चार्जेस के वजह से हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे तो हमें यह समझ में आया कि ये किया ही नहीं जा सकता। हालांकि गॉस लॉ काम करेगा, लेकिन सिमेट्री के एब्सेंट होने के वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड तक नहीं पहुंच सकोगे। नेक्स्ट बात, लाइन चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया था लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r, वो r पर डिपेंड किया था, ठीक। सिलेंडर के वजह से क्या रिजल्ट निकला था? हॉलो सिलेंडर का डिस्कशन किए हुए हैं ऑलरेडी हम लोग। हॉलो सिलेंडर के वजह से बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होता है जैसे कि वो सिलेंडर कंसंट्रेटेड है उसके खुद एक्सिस पर। हॉलो सिलेंडर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर होना चाहिए। नेक्स्ट फिर सीखना शुरू किए शीट के वजह से।
लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का। ठीक, कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि सीखी हुई चीजें और ज्यादा पक्की हो जाए। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। फर्स्ट पार्ट है अब क्वेश्चन का, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आप करेंगे, दो लाइन चार्जेस को इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ठीक, दो लाइन चार्जेस को इस तरह से ड्रॉ कर दिया गया। इस पर भी चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा और इस पर भी चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा। यह फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, मतलब जो अभी तक थियरी में हम लोग सीखे ना उसी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके बीच का सेपरेशन दिखाइए r का। अब क्वेश्चन ये था कि P पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रिक फील्ड। P पॉइंट कहां पर है ये देना जरूरी है, तो P पॉइंट मैं बता रहा हूं कहां पर है। देखो P पॉइंट यहां पर कहीं पर है, जो कि खुद ही इधर वाले रॉड से r डिस्टेंस पर है। आसान सा सवाल है, जल्दी कर दीजिए। आपको तरीका पता है, वीडियो को पॉज करके तुरंत आंसर तक पहुंच जाना है आपको। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब देखो, इस रॉड का नाम रख देते हैं रॉड नंबर 1, ये रॉड का नाम रॉड नंबर 2। ये डॉटेड लाइंस आपस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसका साइज सफिशिएंटली लॉन्ग है ताकि आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इनफाइनाइट रॉड वाला। तो इनफाइनाइट रॉड नंबर 2 के वजह से मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ P पॉइंट पर जो भी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी E2 का डायरेक्शन ये रहेगा। और सिर्फ फर्स्ट वाले रॉड के वजह से मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी इसी तरफ तो रहेगा, E1। ध्यान से देखो, E1 का एरो लेंथ मैं छोटा दिखाया हूं और E2 का एरो लेंथ ज्यादा दिखाया हूं। उसका कारण है कुछ, आप समझते हैं। ये दोनों ही चूंकि सेम डायरेक्शन में है, इस वजह से दोनों के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करके सिर्फ ऐड कर देने से आंसर आ जाएगा। तो E1 प्लस E2 रेस्पेक्टिवली मैं लिख रहा हूं। E1 का वैल्यू पहले, तो E1 का वैल्यू लिखा जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी है डिस्टेंस वो है 2r का, प्लस अगेन E2 का वैल्यू इससे कम दूरी है, यानी कि 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यहाँ r लिखा हुआ है। इन दोनों को आपस में कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट बनेगा हमारे पास 3/4, सही है ना। 1/2 नहीं, 1 प्लस 1/2 होता है 3/2, 2 कॉमन लिए हुए थे 3/4, सही है। लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, थोड़ा सा सोचना होगा आपको, लेकिन इतना भी ज्यादा कठिन नहीं है, आप सभी कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट लिखिए, P पॉइंट में बताइए, ड्रॉ ही नहीं कर रहा हूं कि कहां पर है, P पॉइंट के बारे में मैं बता दे रहा हूं। सेकेंड पॉइंट लिखिए, P इज एट अ डिस्टेंस L, नहीं R, P इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम बोथ द रॉड्स। P इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम बोथ द रॉड्स। दोनों ही रॉड्स से जो P वाला पॉइंट है वो R डिस्टेंस की दूरी पर है, दोनों ही रॉड्स से। इस वीडियो को पॉज करो और उसके बाद अपना बेस्ट देके सॉल्व करके दिखाओ। सबसे होना चाहिए ये क्वेश्चन, आसान सवाल है, थोड़ा सा सोचना है बस। ठीक, अगर नहीं हो पाया तो बहुत ज्यादा बुरी बात है। इतना तो समझने लायक होना चाहिए आपको कि वो पॉइंट P कहां पर है। अब भाई इस बोर्ड में तो कहीं पर भी P पॉइंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी तुम P पॉइंट दिखा दोगे, एक से कम डिस्टेंस होगा, दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस होगा। तो एक ऐसा पॉइंट जो कि इन दोनों ही रॉड्स से इक्वल डिस्टेंस पर है वो ये वाला पॉइंट है। लेकिन ये वाले पॉइंट में ये खास बात कि ये दोनों ही रॉड्स से R डिस्टेंस पर तो नहीं, R/2 की डिस्टेंस पर है। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया कि जो पॉइंट P है वो दोनों ही रॉड्स से R/2 के डिस्टेंस पर है, यानी कि यहां पर हवा में, इस जगह पर। तो इस पॉइंट से अगर देख रहे होगे तो इधर वाला ये डिस्टेंस भी R पॉसिबल तो है ही, और इधर से भी R डिस्टेंस। ये हवा में पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर मैं पूछ रहा हूं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नहीं कर पाए थे अभी तक तो अब कर डालो।
तो अब आप इतना समझते हैं कि इस डायग्राम से आप करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप ऐसे करके, मतलब यहां से ऐसे देख रहे हैं अगर हम लोग, अगर इस साइड से देख रहे होगे तो तुमको दो रॉड्स के बजाय दो पॉइंट्स नजर आएंगे केवल। बॉटम व्यू है ये। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज जो कि अंदर तक गया हुआ है, दूर तक, और ये दूसरा एक पॉजिटिव चार्ज, ये भी काफी अंदर तक गया हुआ था। इन दोनों ही चार्जेस, ये पॉइंट चार्जेस नहीं है, लाइन चार्जेस है। लाइन चार्ज पूरा ऐसे लाइन पर फैला हुआ, ये भी लैम्डा का चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये भी लैम्डा का चार्ज पर यूनिट लेंथ, आपस में इन दोनों के बीच की दूरी r है। तो क्वेश्चन ये था कि एक ऐसा पॉइंट जो कि इन दोनों ही लाइंस से r डिस्टेंस पर है, यानी कि यहाँ पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन हो गया। अब इसका नाम रख देते हैं चार्ज नंबर 1, इसका नाम चार्ज नंबर 2। इस लीनियर चार्ज के वजह से, ऐसे करके जो लाइन चार्ज है ये पूरा, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, जबकि सिर्फ सेकंड वाले की वजह से इस डायरेक्शन में। और दोनों वेक्टर्स के बीच का बनने वाला यहाँ पर का एंगल 0 डिग्री नहीं है। अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हुआ था, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स अगर सेम डायरेक्शन में होते तो दोनों के मैग्नीट्यूड्स का एडिशन ही हमारा फाइनल आंसर होता। लेकिन यहाँ पर दोनों वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के होंगे 60 डिग्री के एंगल पर हैं। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके पास नहीं है अभी तक निकाला हुआ है आंसर, तो आप उसको सही करके फाइनल आंसर तक पहुंचा दीजिए मुझसे पहले। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट वैल्यू, एक के वजह से, दूसरे के वजह से, और वेक्टर्स का वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ पहले वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स पहला इंटू दूसरा इंटू कॉस थीटा। थीटा यहां पर ट्रीट किया जाएगा 60 डिग्री को। फाइनल आंसर √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा किसी एक के वजह से निकाला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यही फाइनल आंसर। तो मान लिया जाए कि आपने कर लिया। मैं ऐसे सेट कर सकता था कि दोनों ही चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर निकालिए, अगर P पॉइंट खुद इन दोनों ही रॉड्स से r/√2 के डिस्टेंस पर है सपोज। ऐसे भी क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता था कि ये वाला डिस्टेंस r है, ये वाला r/√2, ये वाला r/√2। तो आप खुद से समझदार हैं, इतना पता कर सकते हैं कि ये वाला एंगल ऐसे केस में 90 डिग्री हो जाएगा। अभी फिलहाल जो सेकंड पार्ट दिया उसमें 60 डिग्री था, ऐसा रिजल्ट आया। अलग अलग तरह के केसेस बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट लिखिए। ये तो लीनियर चार्ज के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, इस बार लिखिए फिर 3 अलग अलग शीट्स ऑफ चार्ज में दिखा रहा हूं। ठीक, मतलब एक ये चादर के जैसा है। मैं डायग्राम में शीट नहीं दिखा सकता, ये 3 अलग अलग लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट्स ऑफ चार्ज, प्लेनर चार्ज है ये। और इस पर जो चार्ज फैला हुआ है उसके लिए लिखा हुआ है कि ये सिग्मा रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज पर यूनिट एरिया पहले वाले सरफेस पर। दूसरे के सरफेस पर जो फैला हुआ चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। देखो ध्यान से करिएगा, कोई गलती नहीं चाहिए। 2 टाइम्स सिग्मा, लेकिन माइनस सिंबल है यहां पर, जबकि यहां पर दोबारा से पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन 3 सिग्मा के चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया के साथ। यह थर्ड वाला सरफेस था। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों के वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस पॉइंट P1 पर, ठीक, और इस पॉइंट P2 पर। P पॉइंट पर निकालने के लिए कहा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये P एक बार पॉइंट दे दिया मैं, ये एक बार पार्ट दे दिया मैं। तो इन दोनों अलग अलग पॉइंट्स पर आप कैलकुलेट करिए इलेक्ट्रिक फील्ड को जल्दी से, बिल्कुल डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना। ठीक, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर दिया। मैं पहले सिर्फ
फर्स्ट वाले पॉइंट पर देख रहा हूँ P1, फर्स्ट वाले पॉइंट पर, यहाँ पर P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला कि थर्ड वाला? तो तीनों। और तीनों से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा उसके लिए सेम फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे होंगे, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट का। हाँ, सिग्मा का वैल्यू अलग अलग है, अलग अलग शीट्स के वजह से। सिर्फ फर्स्ट वाले सिग्मा के वजह से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा E1। E1 का वैल्यू बताया जा सकता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ सेकंड वाले के वजह से जो मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा उसका डायरेक्शन ये होगा, और डायरेक्शन अपोजिट अगर आप दिखा दिए तो आपको कोई जरूरत नहीं है फिर -2 सिग्मा लेने का। आप ऑलरेडी नेगेटिव सिंबल यहाँ पर दिखा दिए, तो मैं E2 यहाँ पर लिख रहा हूँ। E2 का वैल्यू है 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर आता है 3 सिग्मा। 3 सिग्मा के वजह से E3 का डायरेक्शन यही होना चाहिए, और E3 का वैल्यू आएगा 3 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप आप समझ गए। आंसर है फाइनल 0। 0 का 0 नहीं, सॉरी, 0 कैसे हो सकता है? सिग्मा और ये 3 सिग्मा दोनों आपस में मिलके 4 सिग्मा माइनस 2 सिग्मा, 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फाइनल आंसर बता रहा हूं, P1 वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन रहेगा ये। आसान है, आप समझ सकते हैं। प्रत्येक के वजह से ऑलरेडी मैं बता दिया, और ये रहा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड्स का। तो आई होप आप कर सकेंगे। फिर सेकंड वाले पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। देखो पॉइंट है सेकंड वाला यहाँ पर P2 पॉइंट, और इस P2 वाले पॉइंट पर फर्स्ट वाले शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहेगा, E1 इस तरफ दिखा दिया। सिर्फ सेकंड वाले शीट के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ रहेगा, दिख रहा होगा सबको। नेगेटिव चार्ज जो है ना, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रखेगा। ये एरो केवल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, ठीक। ये उस पॉइंट पर वहां जगह नहीं था, इस वजह से एरो को लंबा कर दिया और यहां लिख रहा हूं। मुझे अंदर में ही लिखना था यहां पर, ठीक। इससे कंफ्यूज मत होइए कि यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नीचे है क्या, नहीं। ये दोनों ही एरोज इस पॉइंट की प्रॉपर्टी बता रहे हैं और कुछ भी नहीं। उसके नीचे के किसी भी पॉइंट की प्रॉपर्टी नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सभी एरोज। खैर, ये सेकंड वाले सरफेस के वजह से मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड P2 वाले पॉइंट पर, थर्ड वाले सरफेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर की तरफ होगा। और कितना होगा, तो E3 इसका वैल्यू लिखा जा सकता है, देखना कितना, 3 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर सिग्मा की जगह 3 सिग्मा। E1 का वैल्यू डायरेक्ट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जबकि E2 का वैल्यू माइनस सिंबल का जरूरत नहीं है, डायरेक्शन ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड है, सिग्मा 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कुल मिला के ये बना 3/2, उधर से भी 3/2। सही कर रहे हैं ना? हाँ, कैंसिल हो जाएगा, ये वाला आंसर 0 आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डेफिनेटली 0 है, ठीक। लिखिए, ड्यू टू स्फेरिकल यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थियरी आगे बढ़ रहा है। ड्यू टू स्फेरिकल यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे सिमेट्री और गॉस लॉ का इस्तेमाल करके। और इस बार जो चार्ज रहेगा, ऑलरेडी पॉइंट चार्ज हो चुका है, सिलेंड्रिकल चार्ज हो चुका है, शीट ऑफ चार्ज हो चुका है, अब बारी है स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। और इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कशन कर रहे होंगे हॉलो स्फीयर के वजह से। इनफैक्ट सिर्फ यही सीख रहे होंगे हम लोग, इसके आगे फिर आप खुद से क्वेश्चंस के फॉर्म में करेंगे। ये कोई स्फेरिकल चार्ज, ये पूरे में सरफेस पर फैला हुआ है चार्ज, देखो इसके बारे में लिखो, हॉलो स्फेरिकल शेल। शेल का मतलब ये होता है कि अंदर में ये खोखला है, कैविटी है अंदर में, अंदर में भी एयर बाहर में भी एयर, या अंदर में भी वैक्यूम बाहर में भी वैक्यूम। और इस सरफेस पर, यह कॉपर का मटेरियल का सरफेस है, कोई भी मटेरियल है, इस पर इस तरह से चार्ज सरफेस पर फैला हुआ है। टोटल चार्ज है Q का, और रेडियस है इस स्फीयर का R।
आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा पहले भी हो चुका है, तो पहले तो पॉइंट चार्ज की वजह से भी देख चुके थे, पहले तो लाइन चार्ज की वजह से भी देख चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड, बुकलेट में दिया हुआ था। तो अभी हम लोग गॉस लॉ का यूज करके दोबारा से उन्हीं चीजों को और ज्यादा पक्का कर रहे हैं। दोबारा से सीखने का मौका नहीं मिलेगा कभी, अभी ही सीख लो अच्छे से। तो अब दोबारा से P पॉइंट कहां पर लिया जाए, तो P पॉइंट को देखो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, P पॉइंट यहीं पर है, और P पॉइंट सेंटर से कितनी दूरी पर है, सेंटर से कितनी दूरी पर, तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है स्मॉल r के बराबर। और पहले पार्ट में हम लोग कर रहे होंगे उस सिचुएशन का एनालिसिस जिसमें कि स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। ठीक, रिजल्ट तो हमें पहले से पता है, अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन फिर भी अभी हम लोग सिमेट्री का यूज करेंगे, और जैसा कि हमेशा किया करते हैं, यूजिंग सिमेट्री, सिमेट्री के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अच्छा, गॉसियन सरफेस तो पहले लिए ही नहीं, ये एक गॉसियन सरफेस है, देखो स्फेरिकल। स्फेरिकल ही क्यों लिए, क्योंकि हर इस तरह के पॉइंट्स का कलेक्शन मिल सके हमें जो कि P के जैसे हैं, P के जैसे ढेरों पॉइंट्स का कलेक्शन ले लिया हम लोग। ठीक, तो सिमेट्री के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसी गॉसियन सरफेस पर, भाई यही है गॉसियन सरफेस, इस बार इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर देखा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ऑन गॉसियन सरफेस, एनी पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस। दूसरी बात फिर यह कही जा सकती है कि P पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो बाहर के तरफ या जस्ट अपोजिट, यही दो ऑप्शन है। ऊपर नीचे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सिमेट्री वायलेट हो जाएगी। फिर ऊपर के तरफ अगर कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नीचे वाले डायरेक्शन की क्या गलती थी, वो रोने लगेगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे तरफ क्यों नहीं किया गया। तो हमारे पास सिर्फ यही आर्ग्यूमेंट है कि सिमेट्री के आधार पर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या तो आउटवर्ड्स होगा सेंटर से दूर के तरफ, या तो इनवर्ड्स। तो कोई एक डायरेक्शन मान के करना शुरू करेंगे, अगर अपोजिट होगा तो अपने आप नेगेटिव आएगा। तो सेकंड बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल, मतलब सेंटर से दूर के तरफ, ऐसा मान के शुरू करते हैं हम लोग कैलकुलेट करना। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप रहा करता है यूजिंग गॉस लॉ। देखो, यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ का यूज करते हुए ये जो सरफेस S है इसी का नाम है S, यही था गॉसियन सरफेस। E डॉट ds का वैल्यू अगर लिखोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, तो इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर में कितना चार्ज, तो चार्ज तो पूरी तरह से बाहर में फैला हुआ है, अंदर में चार्ज कितना है, तो 0 चार्ज है। तो एज इट इज जो गॉस लॉ बोल रहा है वही मैं लिख दिया यहां पर। ठीक, नेक्स्ट स्टेप सिमेट्री वाली बात, कि इसको लिखा जा सकता है सिंप्लीफाई करके इनटू cos 0 डिग्री जो होता है 1। फिर से सिमेट्री का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा बाहर इस इंटीग्रेशन के, और इस ds का मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस S 4 पाई r², स्मॉल r होगा, कंफर्म करो। स्मॉल r डिस्टेंस ही तो यूज कर रहे हैं हम लोग गॉसियन सरफेस के रेडियस के लिए। मस्ट बी इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ विच इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड बिकेम 0। तो इतने आसानी से अभी चूंकि प्रूव हो गया कि स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इस वजह से पिछले बार जब बताया था, अगर आपको याद हो तो, पिछले बार जो मैं बताया था उस समय बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया, क्योंकि मुझे पता था कि इस तरह से करने पर आसानी से साबित हो जाएगा कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक, सेकेंड केस आप खुद से कर लीजिए, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, इसके लिए खुद से करने की कोशिश करो। यूजिंग सिमेट्री सेम वही दो बात दोबारा से स्टेट किया जा सकता है, बस डायग्राम बदल जाएगा, एक नया डायग्राम जरूर बनाना। ऐसे करके इस बार स्मॉल r का वैल्यू ज्यादा हो गया है कैपिटल R के फिक्स वैल्यू से।
ठीक। तो ऐसे केस में अगर देखेंगे तो इस गॉसियन सरफेस पर अगर अप्लाई किया जा रहा होगा गॉस लॉ, तो दोबारा से सिमेट्री के आधार पर 0 डिग्री यहाँ पर होना चाहिए, सेम वही कैलकुलेशन, 4πr² यहाँ पर चला जाएगा। लेकिन फर्क बस ये पड़ेगा कि इस बार जो चार्ज था 0 वो इस बार कैपिटल क्यू रहेगा। ये अंदर का चार्ज ये रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है ना। हमारे पास कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, फाइनल रिजल्ट कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0 r², गलत, हाँ, स्मॉल r²। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, किसके वजह से, स्फेरिकल शेल के वजह से बाहर में, इसी स्फेरिकल शेल के वजह से, स्फेरिकल शेल के ही अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 0। ये ऑलरेडी हम लोग सीखे हुए थे पुराने क्लासेस में, लेकिन अभी प्रूफ के साथ हम लोग सीखे। गॉस लॉ से बहुत ही आसानी से ये साबित किया जा सकता है रिजल्ट को कैलकुलेट कर लेने के बाद स्टेटमेंट्स में हमें ये बात को जरूर मेंशन करना चाहिए कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से रहता है जैसे कि ये पूरा चार्ज कंसंट्रेटेड है सेंटर पर। यहीं पर फिर एक और बात कि ये जो डेरिवेशन था, ये डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है स्फीयर के लिए, क्योंकि वो हर डायरेक्शन से देखे जाने पर सिमेट्रिकल रहता। अगर कोई ऐसा क्यूब रहता तो क्यूब के लिए इस पॉइंट और इस पॉइंट में अंतर है, इस कारण से यह मानना, इसी तरह का डेरिवेशन करके आपको आंसर तक पहुंचा पाना पॉसिबल नहीं है। ये क्यूब के लिए मानना गलत होगा कि पूरे सरफेस पर फैला हुआ चार्ज कंसंट्रेटेड है इस क्यूब के सेंटर पर, यह मानना गलत होगा, ठीक। हाँ, ये अप्रोक्सीमेटली सही आंसर जरूर आ सकता है अगर ये वाला डिस्टेंस x बहुत ज्यादा हो जाए तब, ठीक है। ऐसे केस में काफी दूर से देखे जाने पर क्यूब को एनी हाउ बिहेव करना ही चाहिए एक पॉइंट के तरह, इस कारण से वो निकल के आता है सही आंसर कि सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। वो सिर्फ और सिर्फ लार्ज डिस्टेंस x के लिए निकल के आता है। क्या ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी के लिए है जब स्मॉल r का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा? नहीं, कैपिटल R से जैसे ही पहला मिलीमीटर आगे बढ़े आप, उसी जगह से ये फॉर्मूला काम करना शुरू कर जाएगा, और जैसे ही 1 मिलीमीटर भी अंदर आएंगे स्फेरिकल शेल के, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 सेट हो जाएगा। एक और काम कर लेते हैं, अभी इस पर जब डिस्कशन हो ही रहा है तो ग्राफ में अपनी बात को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखो, इस बार ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, ध्यान से सीखो सभी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट है स्मॉल r के साथ। यहाँ पर रेफरेंस मात्र के लिए एक स्फीयर बनाया गया ताकि ये समझा जा सके कि ये वाला डिस्टेंस जो r है ना, स्मॉल r वाले एक्सिस पर ये वाला डिस्टेंस ये बराबर है रेडियस के, इस कारण से ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल R को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कैसे करता है, जैसे जैसे सेंटर से दूर जा रहे होंगे हम लोग, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है, इसी बात को यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में मेंटेन रहता है 0, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में पूरी तरह से 0, और बाहर में अचानक से शुरू होता है एक डेफिनेट वैल्यू के साथ। यहाँ पर ठीक एकदम नजदीक में सरफेस के, लेकिन बाहर में सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, तो यहाँ पर स्मॉल r के जगह कैपिटल R रख दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग कैपिटल R पर देख रहे हैं। तो ये वाला वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मान लो E0 से शुरू होता है, E0 से लगातार 1 स्मॉल r के साथ घटते चला जाएगा। तो इसको कैसे लिखा जाता है, इस बात को समझो। ये वाला जो वैल्यू है इसको मेंशन करना पड़ता है कि कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 4πε0 r² है ये, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है 1/r² के, और लगातार घटते चला जा रहा है, इंफिनिटी पर 0 भी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ग्राफ अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को अलग अलग जगहों पर। आई होप समझ सके सभी। और इस पर क्वेश्चन अगर करने की बात है तो वो तो ऑलरेडी हम लोग किए हुए हैं। हम लोग अब थोड़ा सा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन लिख दो कि कंसिडर फॉलोइंग
uniformly charged, consider following uniformly charged solid sphere, consider following uniformly charged solid sphere having charge per unit volume, rho, ये दिया हुआ है। तो पिछले बार क्या था ना, पिछले बार बलून के जैसा सिचुएशन था, एयर फिल्ड बलून, अंदर भी एयर बाहर भी एयर, बस सरफेस पर मटेरियल है और वो सरफेस पर जो मटेरियल था वो चार्ज था। इस बार क्या है, इस बार तरबूजे के जैसा है, सेब के जैसा है, पूरी तरह से अंदर में भरा हुआ है, ये अंदर से हॉलो नहीं है और पूरे में अंदर में जो भरा हुआ है वो चार्ज है। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना, रो लिखा हुआ है, ये रो को इस तरह से लिखा जाता है। Find electric field at a distance small r from center. Find electric field from a distance small r, नहीं, find electric field at a distance small r from center. और डायग्राम अब जाके कंप्लीट हुआ। इसको कैपिटल R लिखिए, इसको सेंटर लिखिए और इस डिस्टेंस को स्मॉल r, ये पॉइंट है P। कंप्लीट डायग्राम। हम लोग दोनों केसेस को अलग अलग एनालिसिस करेंगे। पहला केस रहेगा ऑब्वियसली स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। सेकेंड केस होने वाला है स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। ठीक, तो आप एक बार डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। और मैं ये कह रहा हूं कि दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बताऊंगा आपको तभी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको गॉस लॉ समझ में आता है, अगर गॉस लॉ को एकदम बेसिक से बताने की कोशिश तो किया ही हूं मैं, आप नहीं समझ पाए तो दोबारा से कोशिश कर सकते हैं। आप दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ एक्स्ट्रा क्लास वगैरह का कोई ज़रूरत नहीं है, आप पुराने क्लासेस को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं आसानी से। देखिए इधर, ये स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R का मतलब बाहर का कोई भी एक पॉइंट P, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं अभी बोल रहा हूँ कि वीडियो को पॉज करो, यहाँ पर के इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लो। ठीक, आई होप आपने कर लिया। उसके बाद फिर अंदर के किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल डालो, अंदर के किसी एक पॉइंट पर। खुद से करना है सभी को और सभी कर सकते हैं इसे, कोई इसमें कठिनाई नहीं है, बस ध्यान से करने का जरूरत है। इसका रेडियस कैपिटल R दिया हुआ है। तो चलिए मैं भी अब सॉल्व करना शुरू करता हूं। इस बाहर के एक पॉइंट P पर अगर हम लोग देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको एकदम सिंपलेस्ट तरीके से समझो। देखो कैसे, जैसे ये जो सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर को ऐसे माना जा सकता है जैसे कि ढेर सारे शेल्स से मिलके ये बना है, बहुत सारे परत हैं। जैसे प्याज होता है ना, अनियन, तो उसमें लेयर बाय लेयर ढेरों इस तरह से लेयर्स हैं, उसमें इस तरह से स्फेरिकल लेयर नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम समझ पा रहे हो कि एक के बाद दूसरा लेयर ऐसे करते करते ढेरों स्फेरिकल शेल्स का कॉम्बिनेशन ही तो सॉलिड स्फीयर होता है। ठीक, ऐसे करके हम लोग इसे ट्रीट करेंगे। अच्छा, इन सभी स्फेरिकल शेल्स में से कितने सारे स्फेरिकल शेल के बाहर में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं? तो जितने पॉसिबल यहाँ पर स्फेरिकल शेल्स हो सकते हैं उन सब के बाहर में है हम लोग P पॉइंट पर। यह हेमिस्फीयर नहीं है, सब कंप्लीट है, बनाया नहीं बस में। तो ये जितने सारे पॉसिबल स्फेरिकल शेल्स हैं उन सब से बाहर में हैं हम लोग। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर कौन से वाले शेल के वजह से होगा? तो सभी शेल्स के वजह से होना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर, और सब के सब शेल रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कुछ ऐसे जैसे कि ये शेल कंसंट्रेटेड है सेंटर पर। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एक एक शेल बिहेव करेगा ऐसे जैसे वो कंसंट्रेटेड है सेंटर पर, ऐसा इसलिए क्योंकि आप शेल के बाहर में देख रहे हैं। ठीक, हर एक शेल के बाहर में देख रहे हो आप,
तो इसका मतलब हर एक शेल बिहेव करेगा जैसे सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, और सब का सब शेल का सेंटर तो एक ही जगह पर है, यानी कि पूरा का पूरा चार्ज जितना भी है, सपोज कैपिटल क्यू टोटल, ठीक, माना कि यही है चार्ज, उसको लिखा जा सकता है रो इंटू 4/3πr³। ये टोटल चार्ज जो कि है ये कंसंट्रेटेड बिहेव करेगा ठीक सेंटर पर, ठीक है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आया, एज इफ एंटायर चार्ज इज एट O, Q टोटल डिवाइडेड बाई 4πε0 स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर। अब तो कैपिटल R का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, पूरा का पूरा चार्ज यहां पर और इससे r डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस पर आप देख रहे हो। ये रहा फॉर्मूला, वेरी सिंपल। फिर सवाल उठता है अंदर के किसी एक पॉइंट पर का, अगर नहीं किए हुए हो तो मुझसे पहले जरूर कर लो। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में दोबारा से सेम लॉजिक का हम लोग यूज कर रहे होंगे। लॉजिक सिंपल सा यही है कि जो सॉलिड स्फीयर होता है वो दरअसल ढेरों अलग अलग स्फेरिकल शेल्स से मिलके बना हुआ रहता है। तो ये रहा पहला शेल सबसे अंदर का, उसके बाद जस्ट ऊपर में ये रहा दूसरा शेल, ये रहा तीसरा शेल, इस तरह से कई सारे हैं और आपस में कोई सेपरेशन नहीं है इन सभी शेल्स में, ठीक। इस तरह से ढेरों, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एटसेट्रा। टोटल कितने सारे हैं, तो इनफाइनाइट। प्रत्येक का थिकनेस कितना है, टेंडिंग टू 0। अच्छा, इस बार क्या सिचुएशन है कि यहां पर कहीं पर है पॉइंट P, सेंटर यहां पर था O पॉइंट। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ ऐसे भी शेल्स होंगे जो कि P पॉइंट के आउटसाइड होंगे। P पॉइंट के आउटसाइड है ये दोनों शेल, देखो मैं बोल्ड लाइन से मैं दिखाने की कोशिश की। बाहर के पॉइंट P में ये खास बात थी कि वो जितने पॉसिबल शेल्स हो सकते हैं उन सब के बाहर था वो P पॉइंट। लेकिन अंदर के पॉइंट P में ये खास बात है कि कई सारे शेल्स के ये बाहर में है, और कई सारे शेल्स के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा P पॉइंट पर, इन बाहर वाले शेल्स के वजह से जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना होगा, तो बाहर के शेल के वजह से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो आता ही नहीं है, यही रूल है। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं यहाँ पर, मात्र इतने से पोर्शन के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर ग्रेविटेशन चैप्टर अच्छे से याद होगा तो कब का कर लिए होगे ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इतने से पोर्शन में कितना चार्ज फैला हुआ है, यही तो मात्र क्वेश्चन है। अब तो लिखा ये जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, फिर से सुनो, मैं ये बोल रहा हूं कि इतने से जगह में, इतना सा जगह जिसका कि रेडियस कितना है स्मॉल r के बराबर, इतने से जगह में मौजूद जितना भी चार्ज है वही केवल इलेक्ट्रिक फील्ड दे पा रहा होगा P पॉइंट पर, वो भी कुछ इस तरह से जैसे कि ये टोटल चार्ज कंसंट्रेटेड है सेंटर पर। तो अगर नहीं लिखा हुआ है तो जरूर से लिख लो अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखा जा सकता है, Q टोटल इस बार नहीं लिखेंगे, Q टोटल तो टोटल चार्ज था, सिर्फ इतने से पोर्शन में कितना चार्ज, तो रो मल्टीप्लाइड बाई 4/3π स्मॉल r क्यूब। समझे क्या, स्मॉल r क्यूब का मतलब सिर्फ इतने से पोर्शन में मौजूद चार्ज, डिवाइडेड बाई वही पुराना 4πε0 स्मॉल r स्क्वायर। ठीक, रो को जरूरत जिस तरह से जिस फॉर्म में लिखना चाहो तुम इसको लिख लो। रो का मतलब क्या था, Q टोटल डिवाइडेड बाई 4/3π कैपिटल R क्यूब, यही तो रो था। रो का मतलब टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो रो का वैल्यू लिखा हुआ था इसको तुम Q टोटल के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, Q टोटल को सब्स्टिट्यूट करके रो के फॉर्म में आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पर रो के टर्म्स में भी निकाल सकते हो, Q टोटल के टर्म्स में भी निकाल सकते हो। चलो Q टोटल के रेस्पेक्ट में आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। इस R क्यूब को लिख लो तुम, R क्यूब मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल r क्यूब डिवाइडेड बाई फिर कैपिटल R क्यूब। बात वही है कि नहीं, सेम वही बात है, कैपिटल R क्यूब कैंसिल हो रहा है।
ऐसा इसलिए लिखे ताकि हम लोग इसको समझ सकें कि ये लिखा हुआ है कैपिटल Q टोटल। ये R स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो फिर से मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू कैपिटल Q टोटल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक R नहीं ठीक, R स्क्वायर लिखा मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R लिख दिया। आई होप समझ पा रहे होंगे आप, ये रिजल्ट लिखा हुआ है। अगर तुम कैपिटल R क्यूब नहीं लिखना चाहते हो तो भी परफेक्टली फाइन, ये कैंसिल हो जाएगा एनीवेज, R स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, फिर से 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, और एक फर्दर सिंप्लीफाइड रिजल्ट भी निकाला जा सकता है रो के टर्म्स में। Q टोटल के टर्म्स में इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर भी लिखा हुआ था, इससे कंपेयर करना अब आसान होगा, लेकिन इसको रो के टर्म्स में भी डायरेक्ट निकाला जा सकता है। R क्यूब एनीवेज कैंसिल्ड था, R स्क्वायर कैंसिल्ड, R बचा हुआ है रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, एक R बचा हुआ रहेगा, एक स्मॉल r। एक रो के टर्म्स में भी फॉर्मूला वो ज्यादा सिंपल लग रहा है, लेकिन याद आपको ऐसे रखना है। ये टोटल रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है हमेशा के लिए। कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल जेई एडवांस्ड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर या स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड पर या गॉस लॉ के इस तरह के यूज पर क्वेश्चन नहीं पूछता है। मैं जेई एडवांस्ड की बात कर रहा हूं। अगर एडवांस्ड वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो कि वो नहीं पूछेंगे। तो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस लॉ, इस पर बेस्ड क्वेश्चन के बिना एग्जाम हो ही नहीं सकता फिजिक्स का। ठीक, तो इंपॉर्टेंस लेवल बहुत ज्यादा है इसका, जितना अभी डिस्कशन हुआ पिछले 5 से 6 क्लासेस में। तो देखिए, जैसा अभी थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था मैं, स्फीयर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर ग्राफ, तो पिछले बार ग्राफ इसलिए बना दिया था ताकि इस बार आप खुद से ड्रॉ कर सकें। ये स्मॉल r और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस। ठीक, तो अंदर में ये फॉर्मूला चलेगा स्फीयर के, सॉलिड स्फीयर के, बाहर में ये वाला फॉर्मूला चलेगा। ये भी एक रिजल्ट है जो कि बाहर में सिर्फ एप्लीकेबल है, जबकि अंदर में ये रहा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। दोनों का यूज करो और एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करो इस बात को। गलत हो जाता है ग्राफ, कोई बात नहीं, परफेक्टली फाइन, लेकिन बनाते ही नहीं हो, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलो, मैं सेंटर में जानना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। याद रहे, चार्ज पूरी तरह से फैला हुआ है अंदर तक, सॉलिड है ये। तो ठीक सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला नंबर 1 यूज करोगे, फॉर्मूला नंबर 2 सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला नंबर 2 विथ स्मॉल r इक्वल टू 0। स्मॉल r का वैल्यू 0 सेट करो, क्या इनफाइनाइट आंसर आएगा? नहीं, 0 आंसर आएगा। सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना भी चाहिए 0, क्योंकि चारों तरफ से बराबर अमाउंट में चार्जेस हैं। सब चार्जेस आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ही कैंसिल कर दे रहे होंगे। इसके आगे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे सेंटर से, वैसे वैसे ये वाला फॉर्मूला काम कर रहा होगा, स्मॉल r का वैल्यू बढ़ते जाएगा, वो न्यूमरेटर में है मात्र। तो इस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ते चला गया। तुम चाहो दूसरा फॉर्मूला यूज कर लो, रो का वैल्यू फिक्स, एप्सिलॉन नॉट फिक्स, r इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो ये इंक्रीज करते करते इस जगह तक पहुंचे और सरफेस पर, ठीक सरफेस पर पहुंच गए। और सरफेस पर देखो तो लगातार अंदर में यहां पर बढ़ते जा रहे थे, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा जस्ट सरफेस पर। तो कैपिटल R दोनों जगह पर हो जाने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। और बाहर में जो फॉर्मूला होता है उसमें भी तुम स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दो तो भी उतना ही रिजल्ट निकल के आएगा। यानी कि यहां पर डिसकंटिन्यूटी नहीं रहती है सॉलिड स्फीयर में। जहां पर अंदर वाला फॉर्मूला फाइनल आंसर दिया कैपिटल R के लिए, वहीं से कैपिटल R के वैल्यू पर शुरुआत होता है बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड देखे जाने के लिए। ऑब्वियसली घटता है, और घटता स्ट्रेट लाइन में नहीं, 1/r² के फॉर्मूले के मुताबिक है। ऐसे लिखा ऐसे जाता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर लिखेंगे प्रोपोर्शनल टू r,
यहां पर लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r², और जो ये वैल्यू है इसको मेंशन करना जरूरी है। अगर ये E0 है तो E0 का वैल्यू मैं लिख रहा हूं Q टोटल डिवाइडेड बाई 4πε0 r²। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही सीख रहे हैं। इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में, और अगले क्लास से डिफिकल्टी लेवल और ज़्यादा होगी। गॉस लॉ चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं अगले क्लास में बताने जा रहा हूँ, जो बिना खुद से पढ़े हुए समझ में नहीं आने वाला है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। और जितनी सारी किताबें हैं सबसे बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है अगर कहीं पर, तो एनसीईआरटी बुक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर कंडक्टर्स नाम से एक सेक्शन है, उसको आपको थॉरोली पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर कंडक्टर्स खुद से देख लेना चैप्टर 1 में है कि चैप्टर 2 में है, चैप्टर 2 में है शायद। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर कंडक्टर्स आप सीख लें अच्छे से एनसीईआरटी बुक से, बिना मेरे ऊपर डिपेंडेंट होके, मुझसे इंडिपेंडेंटली आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर कंडक्टर्स सीखने की कोशिश करिए।